जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 5 को प्रश्न आंसर एवं वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को पिछले क्लासों में करवा दिया था और आज हम आपको अध्याय 6 लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले हम यह जानेंगे कि लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का अर्थ क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जनसंघर्ष एवं आंदोलन का अर्थ सत्ता के विरुद्ध की जाने वाली संघर्ष से है। जनसंघर्ष एवं आंदोलन के दो पक्ष हैं। फर्स्ट है सकारात्मक पक्ष और दूसरा है नकारात्मक पक्ष। तो सकारात्मक पक्ष क्या है? तो सकारात्मक पक्ष सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक विकृतियां उत्पन्न होती रहती है। इन विकृतियों को दूर करने के उद्देश्य से जो जनसंघर्ष एवं आंदोलन होते हैं उसे सकारात्मक पक्ष कहा जाता है। अब हम आपको नकारात्मक पक्ष क्या है उसके बारे में जानकारी प्रदान करवाएंगे। तो नकारात्मक पक्ष क्या है? तो नकारात्मक पक्ष वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अपनी असंतुष्टि तथा असहमति को अभिव्यक्त करता है। ऐसे जनसंघर्ष को नकारात्मक पक्ष कहा जाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन भी जनसंघर्ष का ही एक रूप है। अब कुछ ऐसे देश हैं जहां कई प्रकार के जनसंघर्ष हुए, जैसे चिली में सैनिक तानाशाही जनसंघर्ष हुआ, नेपाल में राजशाही जनसंघर्ष हुआ, पोलैंड में एक दल की तानाशाही जनसंघर्ष हुआ और म्यांमार में सैनिक शासन जनसंघर्ष हुआ। कुछ जनसंघर्ष को सुधारवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नारी उत्थान आंदोलन इत्यादि। लोकतांत्रिक सामाजिक आंदोलन भी जनसंघर्ष का ही एक रूप है, जिसमें धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति इत्यादि पर आधारित समुदाय के संघर्ष देखने को मिलता है। अब अगला है नेपाल में 21वीं शताब्दी में नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र विक्रम के द्वारा ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता था। तो कौन सा ऐसा राजा था जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता था? तो नेपाल का राजा ज्ञानेंद्र था, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता था। नेपाल के शासक ज्ञानेंद्र ने 2002 ईस्वी में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा करवा दी थी। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को अपदस्थ कर देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया। लोकतंत्र की वापसी के आंदोलन 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा चलाया गया। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल 2006 को संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा भी कर दिया। नेपाल के गिरिजा प्रसाद कोइराला ने 30 अप्रैल 2006 को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। चिली, जो वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में है, 11 सितंबर 1973 ईस्वी को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित किया था। चीनी के तत्कालीन राष्ट्रपति ओइदे की हत्या कर शासन के बागडोर जनरल आगस्तो पिनासो ने अपने हाथों में ले लिया।
ऑगस्तो पिनोशे ने 17 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे। चिली में लोकतंत्र की वापसी जनवरी 2006 ईस्वी में हुई थी। म्यांमार 1948 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। म्यांमार में 14 वर्ष बाद ही 1962 ईस्वी में सैनिक शासन की स्थापना हुई थी। आंग सान सू की ने 1990 ईस्वी में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक नामक पार्टी से बहुमत प्राप्त किया। म्यांमार में 13 नवंबर 2010 ईस्वी को आंग सान सू की के नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1974 ईस्वी में जनसंघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे संपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई। भारत में भी कई ऐसे जन आंदोलन हुए जो निम्नलिखित है, जैसे चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, भाषाई एवं क्षेत्रीय आंदोलन इत्यादि। भारत में 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में दलित युवकों का एक संगठन बना जो दलित पैंथर्स के नाम से जाना गया। दलित पैंथर्स ने अपने विकास के लिए अनेक मुद्दे उठाए, जिसमें उन्होंने संविधान, अधिकारों से छुआछूत उन्मूलन, आरक्षण, सामाजिक न्याय, त्वरित एवं कारागार तरीके से कार्यान्वयन की मांग की। दलित पैंथर्स जातियों ने अपने हित साधन के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से साठगांठ की, लेकिन यह पार्टी असफल रही। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित के लिए 1980 ईस्वी में आवाज़ उठाने वाले एक गैर राजनीतिक संगठन था। भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत ने कृषि के लिए विश्व व्यापार संगठन क्षेत्र से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। दक्षिण भारत के महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन में से तारी विरोधी आंदोलन प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन में नेल्लौर के जिले के लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तारी की बिक्री बंद करो था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। 8वें दशक के प्रारंभ में मध्य भारत की नर्मदा एवं उसके सहायक नदियों पर सरकार ने 30 बड़े एवं 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया था। महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का प्रावधान 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इस आंदोलन में लगभग 200 गांव डूब जाने की आशंका थी। किस आंदोलन में? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में। इस आंदोलन में लगभग 2.5 लाख ग्रामीणों ने भी भाग लिया। भाषाई एवं क्षेत्रीय आंदोलन का उल्लेख संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा और क्षेत्रों के आधार पर नए राज्य और पुराने राज्यों का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान किए गए। पृथकतावादी आंदोलन के कारण पंजाब में 1985 ईस्वी में राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता किया गया। सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ 1990 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। सूचना का अधिकार आंदोलन 1996 में व्यापक रूप धारण कर लिया और केंद्र सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार आंदोलन सूचना का अधिकार अधिनियम बन गया। बोलीविया में फेडकोर नामक संगठन के नेतृत्व में जनसंघर्ष चला, जिसमें किसानों, मजदूरों, छात्र संघों और सोशलिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दल का भी समर्थन प्राप्त था। भारत में
1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के जन आंदोलन में छात्रों, वकीलों, शिक्षकों इत्यादि के समर्थन के साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी समर्थन प्राप्त था। परंपरागत हित समूह में वैसे समूह का नाम आते हैं जिनका संगठन जाति, धर्म तथा समुदाय के विशेष हितों की पूर्ति के लिए होता है। आधुनिक हित समूहों में व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूह, मजदूर संघ, किसान संगठन, विद्यार्थी परिषद, महिला उत्थान मंच, प्रशासन कर्मचारी संघ, शिक्षित वर्ग के संघ आते हैं। हित समूह अथवा दबाव समूह द्वारा चलाए गए आंदोलन से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। हित समूह अथवा दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।